विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी में। ऑनलाइन स्टडी की ओर से मनीष कुमार का फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज अब जानेंगे इस वीडियो में जीके जीएस से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में अपन जो है जीडी के लिए वैसे देखेंगे अपन 15 नंबर का प्रैक्टिस सेट एंड अदर जो है जीके जीएस भी पढ़ सकता है अदर एग्जाम के लिए, क्योंकि ये जो जीके जीएस पढ़ा रहा हूँ सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, सरकार का जो पहला संसदीय स्वरूप है वो कहाँ बनाया था। देखो, धीरे की कोई बात नहीं करेगा क्योंकि मैं धीरे नहीं पढ़ूंगा, तेज इसलिए पढ़ाना है क्योंकि आपको जब माँ बाप का सपना हो, आप नहीं चाहते हो कि एक साल आगे और जाए, इसलिए जो है मैं तेज नहीं पढ़ूंगा, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे क्योंकि एडमिट कार्ड आउट हो चुके हैं किसके, एसएससी जीडी के, इसलिए फटाफट कंप्लीट करेंगे। तो सरकार का पहला संसदीय स्वरूप है वो कहाँ बनाया गया था, यूके में बनाया गया था, मतलब ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के अभी जस्ट जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं, कौन बने, ऋषि सुनक बने हैं। अब कल मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया था कि ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, वो आपको कमेंट बॉक्स में राइट आंसर देना है इसका। अगला प्रश्न देखिए, भारत में पहला समाचार पत्र, ठीक है, बंगाल गजट प्रकाशित हुआ था, कब हुआ था बताना। काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पहला अपना बंगाल गजट जो प्रकाशित हुआ था वो कब हुआ था, तो कब हुआ था, 1780 में हुआ था। 1780 में हुआ था, मतलब 1780 में हुआ था। किसके द्वारा, जे ए हिक्की द्वारा, जे ए हिक्की द्वारा। एक क्वेश्चन आपको पूछता है, हिंदुओं का जो न्यूज़पेपर हुआ था सबसे पहले, हिंदुओं का न्यूज़पेपर वो क्या था, मारदंड और क्या था, उद्दंड और मारदंड। क्या था, उद्दंड और मारदंड था। तो याद रखो कि जो हिंदुओं का अपना न्यूज़पेपर था वो क्या था, उद्दंड मारदंड था। क्या था, उद्दंड मारदंड क्या था, अपना हिंदुओं का न्यूज़पेपर था प्रथम। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे। अच्छा क्वेश्चन है कि आईएनसी के लगातार 3 बार अध्यक्ष कौन बने थे, चेयरमैन कौन बने थे। बदरुद्दीन तैयब जी, एनी बेसेंट, व्योमेश चंद्र बनर्जी या फिर दादा भाई नौरोजी। देखो, बदरुद्दीन तैयब जी कौन थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। एनी बेसेंट कौन थी, भारत की प्रथम महिला आईएनसी के अध्यक्ष थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी कौन हो जाएंगे, प्रथम अध्यक्ष हो जाएंगे। एंड दादा भाई नौरोजी ये 3 बार लगातार क्या बने थे, आईएनसी के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान का हृदय बोल दो या फिर भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो बोल सकते हो, तो किस अनुच्छेद के तहत कहा था ये आपको बताना है। तो याद रखना, अनुच्छेद 32 के तहत कहा था, एक्ट मतलब सॉरी आर्टिकल 32 के तहत क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसको क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा को ऊपर क्या कह सकते, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का विधान, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लिखो आप, संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, काफी एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन, इसलिए याद रखना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब यदि आपको कोई पूछ ले हाई कोर्ट में जाना है, पहले तो ये बताओ, पहले तो सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। आपको बोल दे सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो किस आर्टिकल के तहत जाओगे, आर्टिकल 32 के तहत जाओगे। एंड कितने प्रकार की रिट से जाओगे, तो 5 प्रकार की रिट से जाओगे। अब वो 5 प्रकार की रिट कौन सी है, मैं अभी लिखा रहा हूँ, लिख लो। 5 प्रकार की रिट है वो लिखो यहाँ पे। पहली रिट कौन सी हो जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। पहली कौन सी हो जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगी। दूसरी लिखो, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा हो जाएगी। दूसरी कौन सी हो जाएगी, अधिकार परीक्षा हो जाएगी। तीसरी कौन हो जाएगी, उत्प्रेषण हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, उत्प्रेषण हो जाएगी। चौथी कौन सी होगी, अपनी प्रतिषेध होगी। कौन सी होगी, चौथी प्रतिषेध हो जाएगी। 4 हो गई, 5 लिखो आप, 5 लास्ट एंड फाइनल परमादेश। कौन सी हो जाएगी, परमादेश। ठीक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ ना, मोस्ट इंपोर्टेंट। लिखो कौन सी हो जाएगी, पहली तो हो जाएगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी हो जाएगी अधिकार परीक्षा, तृतीय कौन सी हो जाएगी, उत्प्रेषण, और चौथे कौन सी हो जाएगी, प्रतिषेध, और पांचवी हो जाएगी परमादेश। अब आपको कोई बोल दे यदि आपको हाई कोर्ट में जाना है तो हाई कोर्ट में जाओगे तो कौन से आर्टिकल के तहत जाओगे, हाई कोर्ट में जाना है कौन से आर्टिकल के तहत जाओगे, 226 अनुच्छेद के तहत जाओगे, 226 आर्टिकल के तहत जाओगे। रिट की बात करें तो 6 रिट लगाई जाती है इसमें, मतलब 6 रिट होती है, और 5 तो ये रिट ये चलेगी, सुप्रीम कोर्ट वाली 5 रिट चलेगी, एक एक्स्ट्रा रिट लग जाएगी, वो क्या कहलाएगी, इंजेक्शन। इंजेक्शन जो है 6वीं रिट हो जाएगी, इंजेक्शन। याद रखना कि अपन को सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो 5 रिट लगेगी, और कौन से अनुच्छेद के तहत जाएंगे, आर्टिकल 32। बट अपने को हाई कोर्ट में जाना तो 226 अनुच्छेद के तहत जाएंगे, और रिट है वो कितनी लगेगी, 6 रिट लगेगी। इसलिए इस क्वेश्चन को याद रखना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, ईरानी कप है वो किस खेल से संबंधित है। पहले मैंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा दिए, जिस कल करवाया था डेविस कप वो किससे था, लॉन टेनिस से था। ठीक है, आज अपना ईरानी कप वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, हॉकी, लॉन टेनिस, क्रिकेट या फिर नन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रिकेट से क्या संबंधित हो जाएगा, ईरानी कप हो जाएगा।
कल मैंने आपको एक HW का क्वेश्चन पूछा था, थोड़ा है, थोड़ा वो कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। ये मैंने पोल में भी आपका क्वेश्चन डाला था, हिमाचल प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया था इसका। अगला प्रश्न देखिए, ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ स्थित है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी मोस्ट, कि जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ स्थित है बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। ट्यूलिप गार्डन आपको पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पीर पंजाल जो रेलवे सुरंग है वो कहाँ हो जाएगी? पीर पंजाल रेलवे सुरंग भी कहाँ हो जाएगी? अपनी यहीं पे हो जाएगी। कहाँ? ट्यूलिप मतलब गार्डन जहाँ, वहीं पे क्या हो जाएगी? पीर पंजाल रेलवे सुरंग हो जाएगी। बात करें यहाँ पे विधानसभा की सीटें, तो विधानसभा की सीट कितनी हो जाएगी? 90 हो जाएगी, मतलब 90 यहाँ विधानसभा की सीट हो जाएगी। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा जाता है, मतलब जो जम्मू कश्मीर का इतिहास लिखा हुआ है वो कौन सी पुस्तक में लिखा हुआ है? इतिहास लिखा हुआ है वो कौन सी लिखा हुआ है? राज तरंगिणी में लिखा है। राज तरंगिणी में लिखा हुआ, जो किसकी पुस्तक है? कल्हण की पुस्तक है। जो कल्हण की पुस्तक है संस्कृत में है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया। एक क्वेश्चन पूछा है, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल है वो कौन है? उपराज्यपाल, तो उपराज्यपाल कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? मनोज सिन्हा आके क्या हो जाएंगे? उपराज्यपाल हो जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखो इतने क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए ना, तो ये कहाँ के होंगे? जम्मू कश्मीर के होंगे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाऊंगा, पहले इसको कंप्लीट कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो नेक्स्ट स्क्रीन पर देखिए क्या लेकर आ रहा हूँ। पहला लिखिए अटल सुरंग। ये क्वेश्चन आपको पूछा था, अटल सुरंग है वो कहाँ स्थित है? अटल सुरंग, ठीक है। अटल सुरंग कहाँ पे हो जाएगी? अपनी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? हिमाचल प्रदेश में। अब इसकी लंबाई की बात करें तो 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। एंड आपको पूछ रहे कि ये कहाँ से कहाँ को जोड़ती है, तो लेह से श्रीनगर को जोड़ती है। किसको किसको जोड़ती है? लेह से श्रीनगर को ये जोड़ती है आपस में, ठीक है। लेह से श्रीनगर को आपस में जोड़ती है। एक लिखो आपको जोजिला सुरंग। ये जोजिला सुरंग है ये कहाँ स्थित है? जोजिला, या जोजिला सुरंग वो क्या करती है? जोजिला सुरंग का जो काम है वो क्या है बताओ, फटाफट कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दीजिए। जोजिला सुरंग है इसका काम क्या है? तो जोजिला सुरंग है वो क्या करती है? लेह से, मतलब जोजिला सुरंग क्या करती है? लेह से मनाली, लेह से मनाली, लेह से मनाली को काम करती है जोड़ने का, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए मोस्ट लगा के, जो कि काफी एग्जाम में पूछा जाता है, चंबा सुरंग। चंबा सुरंग ये कहाँ है? पहले तो ये बताओ, ये उत्तराखंड में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है, ठीक है। कहाँ पड़ती है? उत्तराखंड में पड़ती है। चार धाम जाते हैं तो उसके बीच में आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना। और देखो एक क्वेश्चन आप लिखो शेला सुरंग। ये लिख लो आप शेला सुरंग, ठीक है। एक लिख लो शेला सुरंग। तो शेला सुरंग कहाँ हो जाएगी? अपनी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगी। ये भी याद रख लेना। जितने मैंने अभी क्वेश्चन करवाए वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इनको मत छोड़ना। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य बताओ। अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत के कुल कितने शास्त्रीय नृत्य? 8 शास्त्रीय नृत्य। एंड भारत की कुल शास्त्रीय भाषा कितनी हो जाएगी? 6 शास्त्रीय भाषा हो जाएगी। एंड 8 जो है शास्त्रीय नृत्य हो जाएंगे। वो लिखो। पहला नृत्य कौन सा हो जाएगा? पहला लिख लो सत्रिया। पहला कौन सा हो जाएगा? सत्रिया हो जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा? कुचिपुड़ी हो जाएगा। लिख रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लो। तीसरा कौन सा हो जाएगा? भारतनाट्यम हो जाएगा। चौथा कौन सा हो जाएगा? कथक हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा। पांचवा कौन सा हो जाएगा? कथकली हो जाएगा, ठीक है। छठवा कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। छठा कौन सा हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और सातवां कौन सा हो जाएगा? ओडिसी हो जाएगा। एंड आठवां कौन सा हो जाएगा? मणिपुरी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इनके मैं नाम बता रहा हूँ, ये कहाँ कहाँ के। ये जो सत्रिया है, सत्रिया है, ये जो अभी मैंने क्वेश्चन करवाया है सत्रिया वाला, देखो ये सत्रिया है, ये वैसे तो नवीनतम है। नवीनतम नृत्य शैली की बात करिए आपसे तो नवीनतम ये है, तो इसको याद रखना। ये असम का है। कहाँ का है? असम का नवीनतम नृत्य है, ठीक है। कुचिपुड़ी की बात करें तो कुचिपुड़ी कहाँ का हो जाएगा? आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। भारतनाट्यम की बात करें तमिलनाडु का हो जाएगा। एंड कथक की बात करें तो उत्तर भारत का हो जाएगा, उत्तर भारत का हो जाएगा। कथकली की बात करें तो कथकली और मोहिनी अट्टम, कथकली और मोहिनी अट्टम ये दोनों कहाँ के हो जाएंगे? केरल के हो जाएंगे। एंड ओडिसी कहाँ का हो जाएगा? ओडिशा का। मणिपुरी कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जितने भी मैंने 8 करवाए इनको याद रखना। और आपको पूरे जो है कि नवीनतम जो नृत्य शैली हो कौन सी हो जाएगी? सत्रिया हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? सत्रिया हो जाएगी, जो कहाँ की है? जो असम की है, ठीक है। अब बात करते हैं शास्त्रीय भाषा की। तो शास्त्रीय भाषा कितनी बताई? अभी मैंने 6 शास्त्रीय भाषा बताई है, ठीक है। तो वो लिखो। पहली कौन सी आ जाएगी? तमिल आ जाएगी। पहले कौन सी आ जाएगी? तमिल आ जाएगी। दूसरी कौन सी आ जाएगी? तेलुगु आ जाएगी। एंड तीसरी कौन सी आ जाएगी? मलयालम आ जाएगी, ठीक है। ठीक है, मलयालम, मलयालम, ठीक है, सॉरी मलयालम आ जाएगी। एंड 4th नंबर की कौन सी आ जाएगी? संस्कृत आ जाएगी। एंड 5 नंबर की कौन सी आ जाएगी? उड़िया। एंड 6 नंबर की कौन सी आ जाएगी? कन्नड़ आ जाएगी।
कन्नड़ आ जाएगी। उड़िया एंड कन्नड़, ये उड़िया है, ठीक है, उड़िया है, ठीक है। इस क्वेश्चन को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य 8 हो गए। अब जो है शास्त्रीय भाषा वो 6, वो भी मैं करवा रहा हूँ। तमिल, तेलुगु, मलयालम, संस्कृत, उड़िया, यहाँ पे उड़िया है, ठीक है, उड़िया इस प्रकार उड़िया है, और कन्नड़, ठीक है। तो ये जो जितने भी करवा रहा हूँ अभी बता रहा हूँ, उड़िया है ये न्यूनतम नवीनतम है, मतलब सॉरी नवीनतम है, क्या है, नवीनतम है, मतलब न्यू शास्त्रीय भाषा है। तो ठीक है, नई की बात कर ले तो क्या बोलोगे आप, नई कौन सी हो जाएगी, उड़िया हो जाएगी, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा कन्नड़ कहाँ की हो जाएगी, कन्नड़ हो जाएगी कर्नाटक की, कन्नड़ कहाँ की हो जाएगी, कर्नाटक की हो जाएगी। संस्कृत हो गई, मलयालम कहाँ की हो जाएगी, मलयालम हो जाएगी अपनी केरल की हो जाएगी, ठीक है। एंड तेलुगु कहाँ, देखो एक क्वेश्चन पूछा तेलुगु कहाँ की हो जाएगी, अरुणाचल प्रदेश की। अब देखना तमिल की, याद देखना तमिल क्या सबसे पुरानी है, सबसे पुरानी 2004 में इसको शामिल किया था। तो एक क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि पुरानी कौन सी हो जाएगी, तमिल हो जाएगी, एंड नई कौन सी हो जाएगी, उड़िया हो जाएगी, ठीक है। दोनों क्वेश्चन याद रखना। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है भारत की नवीनतम शास्त्रीय नृत्य शैली कौन सी, अभी जस्ट मैंने ऊपर क्वेश्चन करवाया था, अब आपको इसका आंसर देना है। अगला देखिए, स्ट्रेट फ्रॉम द हट पुस्तक के लेखक कौन है, स्ट्रेट फ्रॉम द हट पुस्तक के लेखक कौन है, बताओ। सुरेश रैना, सेन वोन, कपिल देव या शशि थरूर। देखो स्ट्रेट फ्रॉम द हट, ये देखो ऑटोबायोग्राफी, वैसे देखा जाए तो ऑटोबायोग्राफी है। ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, देखो जिसको कहा जाता है हरियाणा का हरिकेन, हरियाणा का हरिकेन कहा जाता है, हरियाणा का हरिकेन कहते हैं उसे, ठीक है। ये अब तो बता दो कौन है, कपिल देव हो जाएगा, कपिल देव। अब बात करिए शशि थरूर, भी वैसे काफी अच्छा राइटर है, लेकिन सेन वोन है, इसका हाल ही में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था, ऑस्ट्रेलिया का क्या था, क्रिकेटर था। और इसकी एक बुक है नो स्पिन, नो स्पिन, तो नो स्पिन का इसकी बुक हो जाएगी, तो इसकी भी याद रखना। एक आता है सुरेश रैना, सुरेश रैना की पुस्तक कौन सी हो जाएगी, बिलीव, विश्वास वाली, बिलीव वाली इसकी हो जाएगी। अगला प्रश्न देखिए क्या है, तीजन बाई का संबंध किस कला से, तीजन बाई का संबंध है वो किस कला से, बताना है तीजन बाई का जो संबंध है वो किस कला से, कथकली, सत्रिया, पिंडवाणी या फिर कथक। देखो जो तीजन बाई का संबंध है वो छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय नृत्य से है, वो कौन सा हो जाएगा, पिंडवाणी से हो जाएगा, पिंडवाणी। तो देखो दो क्वेश्चन होते हैं, छत्तीसगढ़ का नृत्य कौन सा हो जाएगा, पिंडवाणी हो जाएगा। एक होता है छत्तीसगढ़ का हरेली, ये दोनों क्वेश्चन में दे दे तो हरेली भी आप लिख सकते हो, पिंडवाणी भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखिए, देखो अगला प्रश्न है काफी अच्छा क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से बैडमिंटन में कांस्य पदक किसने जीता, अच्छा बताओ। जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था कितने नंबर का था, 32 नंबर का था, ठीक है, कितने नंबर का था, 32 नंबर का था, ठीक है, ये बताना है। अब आपको तो भारत ने टोटल कितने पदक जीते पहले बताओ, 7 जीते, कितने जीते, 7। एक जीता है किसका, बताओ फटाफट बताओ, मैं जैसे पूछ रहा हूँ वैसे वैसे बताओ। एक किसका, एक गोल्ड जीता है, प्लस 2 किसके जीते सिल्वर के, प्लस 4 किसके जीते ब्रॉन्ज के जीते, ठीक है। तो क्या हो जाएगी, एक गोल्ड जीता है, 2 सिल्वर जीते हैं, 4 ब्रॉन्ज जीते हैं। अब बात करें तो इसमें भारत की जो रैंक है, मतलब 60 टोटल पदक जीत लिए तो 48वीं रैंक हो जाएगी, 48 नंबर की इनकी रैंक है, ठीक है, याद रखो। तो अभी मैंने कितने क्वेश्चन करवाए हैं कि टोक्यो ओलंपिक जो हुआ था बैडमिंटन या कौन सा नंबर का है, 32 नंबर का है। भारत ने कौन से कितने पदक जीत लिए, 7 जीत लिए, और रैंक क्या रही है, 48 नंबर की रैंक रही है। एक गोल्ड है, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज है, ठीक है। अब बात करें जीती कौन है, तो पीवी सिंधु नाम सुना होगा, पीवी सिंधु, ठीक है। इन्होंने 2016 में भी रियो ओलंपिक्स हुए थे, तो उन्होंने उस टाइम पे भी इन्होंने जीता था, रियो ओलंपिक्स में भी इन्होंने जीता था। तो इन्होंने ये भारत की एकमात्र ऐसी महिला है जो 2 बार बैडमिंटन में चैंपियनशिप रही है, और इस बार क्या जीता है, सिल्वर का जीता है, इस बार क्या जीता है, सिल्वर का जीता है, ठीक है। और 2016 में भी इन्होंने जीता था, ठीक है, सॉरी 2016 में क्या जीता था, मतलब सिल्वर का जीता था, और इस बार क्या जीता है, ब्रॉन्ज का जीता है शायद, ठीक है। तो ब्रॉन्ज का जीता है, तो आपको याद रखना है, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इस बार कौन जीता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, बताओ हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, बताना है। हाई कोर्ट की जो पहली महिला मुख्य, देखो मुख्य बोल रहा है, न्यायाधीश नहीं बोल रहा, एक बार मैं थोड़ा इसको सेट कर लेता हूँ फोन को, अब बिल्कुल सही है, ठीक है। हाई कोर्ट की जो पहली मुख्य न्यायाधीश है, मतलब कौन थी ये पूछा रहा है पहले, तो देखो यहाँ पे मुख्य बोल रहा है, तो मुख्य के लिए न्यायाधीश। अब आप देखो कि अन्ना चांडी, तो ये तो क्या है, महिला न्यायाधीश थी, ठीक है। लेकिन जो लीला सेठ है ये क्या हो जाएगी, महिला मुख्य न्यायाधीश थी, ठीक है, पहली, वो भी क्या थी, पहली, ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन आप बताओ, सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश, तो कौन हो जाएगी, पहली महिला मुख्य
मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएगी, मतलब कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे कोई भी हो, तो एन वी रमन्ना क्या हो जाएंगे, पहले जो क्या हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। सॉरी मैंने महिला बोल दिया, मुख्य न्यायाधीश आप लिख सकते हो, मुख्य न्यायाधीश कौन हो जाएंगे इसके, एन वी रमन्ना हो जाएंगे। एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, टोटल हाई कोर्ट अपने 25, और सबसे पुराना कौन सा है, कोलकाता, एंड नया कौन सा हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। पुराना कौन सा है कोलकाता, एंड नया कौन सा हो जाएगा, अमरावती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अब देखो इनमें से असंगत को पहचानना है। वैसे तो देखो असंगत वाला मैंने सही कर दिया है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि पीडीएफ में इससे लिखा नहीं जाता, इसलिए मैंने लिख दिया है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में आपके पड़ता है, एंड रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, पालघाट दर्रा अपने केरल और तमिलनाडु की सीमा पर पड़ता है। नाथुला दर्रा है वो अरुणाचल प्रदेश नहीं होकर सिक्किम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अपने सिक्किम में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को याद करें, नाथुला दर्रा है, नाथुला लिख सकते हैं या फिर दर्रा भी लिख सकते हैं, कि ला लगते क्या बन जाता है, दर्रा बन जाता है। ठीक है, तो ये कहाँ हो जाएगा, सिक्किम में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, देखो अगला प्रश्न क्या दे रखा अपना, बेलूर मठ है वो कहाँ स्थित है, एमपी, यूपी, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। देखो जो बेलूर मठ है, देखो बेलूर मठ कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बेकाल झील कहाँ स्थित है, बेकाल झील की एक विशेषता है बेकार है, क्या है, बेकार है। बेकाल झील की बात करें तो बेकाल झील कहाँ हो जाएगी, साइबेरिया रूस, कहाँ हो जाएगी, साइबेरिया रूस के अंदर हो जाएगी बेकाल झील। ठीक है, याद रखो। एंड अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल अभी जस्ट मैंने बताया था मनोज सिन्हा कौन हो जाएंगे, मनोज सिन्हा। अगला देखिए, बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी, बताओ। बीसीसीआई की स्थापना हुई थी 1928 में। यदि इसके हेड क्वार्टर की बात करें तो कहाँ हो जाएगा, वानखेड़े स्टेडियम में, मुंबई में। वानखेड़े स्टेडियम जो कहाँ हो जाएगा, अपना मुंबई में हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपको कि यहाँ की जो है मतलब प्रेजेंट चेयरमैन कौन है, मतलब वर्तमान में जो अध्यक्ष है इसके कौन है, अध्यक्ष कौन है, तो सौरव गांगुली यहाँ के वर्तमान अध्यक्ष हो जाएंगे। सौरव गांगुली यहाँ के वर्तमान के अध्यक्ष हो जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोहरी सजा से बचाता है। दोहरी सजा जानते हो ना क्या होता है, दोहरी सजा का मतलब ये होता है कि यदि आपने कोई क्राइम कर दिया है तो फिर आप जेल से छूटते हो तो आपको कोई ये नहीं कह सकता तू तो वही है ना जिस दिन उसने क्राइम किया था तूने। तो है कौन सा अनुच्छेद आपको दोहरी सजा से बचाता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 20 का नाम सुने हो, आर्टिकल 20 का नाम, तो मतलब अनुच्छेद 20, तो इसके तहत अपन बच सकते हैं। एक लिखो, आर्टिकल 21 के तहत क्या आता है, आर्टिकल 21 के तहत आता है अच्छी नींद खाने का अधिकार, अच्छा खाना खाने का अधिकार, ऐसा आता है। आर्टिकल 22 के अंतर्गत क्या आएगा, आर्टिकल 22 के अंतर्गत आ जाएगा विदाउट वारंट आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। ठीक है, और आर्टिकल अनुच्छेद 23 के अंतर्गत क्या आएगा, शोषण के विरुद्ध, फोर्स नहीं कर सकता, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो ये याद रखना, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखिए, बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो किसके समकालीन हुआ था, बक्सर का जो युद्ध हुआ था उसके समय वहां का नवाब कौन था, ये पूछा जाए। तो देखो पहले तो याद रखना, बक्सर के पहले कौन था, सिराजुद्दौला था। पहले कौन था, सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला का समय कितना था, 1756 में। और उनसे भी पहले बंगाल का नवाब कौन था, नवाब बर्दी वली खां। वो कब था, 1740 में था, नवाब बर्दी वली खां। तो देखो ये बक्सर का युद्ध कब हुआ था, जब पहले सिराजुद्दौला था उस टाइम पे, मतलब ये काफ़ी छोटा था, क्योंकि देखो 1740 में नवाब बर्दी वली खां थे, फिर इनकी डेथ के बाद इनको बनाया गया बंगाल का नवाब। ये छोटे थे तो अंग्रेजों ने अपनी मनमानी शुरू कर दी। फिर देखो मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी उन पर हमला बोल दिया, एक 14/18 के हमले में उनको फिट कर दिया, जहाँ पे एक खिड़की थी थोड़ी बहुत, जिससे वहाँ पे कई अंग्रेजों की मृत्यु हो गई। और वहीं से एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कहते हैं जिसको, क्या कहते हैं, बैटल ऑफ प्लासी। वो कब हुआ था, 1757 में हुआ था, 1757 में। वहीं से ब्रिटिश साम्राज्य की नींव डली। और उसके बाद हुआ था अपना बैटल ऑफ बक्सर, कब हुआ था, 1764 में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में हुआ था। ठीक है, तो याद रखना। अब देखो मैंने आपको इतना हिंट दे दिया, 1764 में हुआ था। अब आप बता सकते हो वहाँ के उस टाइम के मतलब किसके समकालीन हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1976 में आपातकाल की घोषणा के समय भारत के प्रेसिडेंट कौन थे, बताओ। पहले तो ये बताओ, आपातकाल लगा था वो कब से कब तक लगा था, चलो ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर मैं आपको पूछ सकता हूँ कि जो आपातकाल लगा था तो उस टाइम पे पीएम कौन थे, तो पीएम थे अपने इंदिरा गांधी। कौन थे, इंदिरा गांधी अपने क्या थे, पीएम थे। ठीक है, यह आपको बात पता होनी चाहिए। अब आपको पता होना चाहिए कब लगा था, 25 जून से लेकर 1975 से लेकर 1977 तक, मतलब अपन कह सकते हैं 1975 से 1977 तक अपना लगा था। ठीक है, तो याद रखना प्रेसिडेंट इसको लगाता है। अब आपको मैं बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ कि जो ये अपने इमरजेंसी आपातकाल होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है, दूसरा कौन सा होता है, तीसरा। पहला होता है नेशनल इमरजेंसी, फिर होता है स्टेट इमरजेंसी, और फिर थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये अनुच्छेद आते हैं 352 के तहत, 356 के तहत और 360 के तहत। तो तीनों मैंने
बता दिए है, ठीक है, और कब से कब तक लगाता है मैंने बता दिया। लेकिन अब पूछा जा रहा है कि हाँ इसके जो है राष्ट्रपति कौन थे, तो लिखो फर्रुखदीन अली अहमद। फर्रुखदीन अली अहमद कौन थे? फर्रुखदीन अली अहमद यहाँ के क्या थे? प्रेसिडेंट थे। अगला प्रश्न देखिए, 2022 में भारत की महिला बॉक्सिंग मतलब जो बॉक्सिंग होती है उसमें चैंपियनशिप कौन बनी थी? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है कि जो 2000 में भारत की जो महिला बॉक्सिंग चैंपियन कौन सी बनी, मतलब बॉक्सिंग में चैंपियनशिप कौन बनी, ठीक है। तो आपको नाम सुना होगा निखत जरीन नाम सुना होगा महिला का। तो इसने मतलब कौन सी नंबर की है? 5वीं नंबर की भारतीय महिला है जो क्या बनी? बॉक्सिंग चैंपियनशिप की जो है विनर बनी। और ये जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुआ था ये कहाँ आयोजित हुआ था? अपना तुर्की में किया गया था। तुर्की में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? तुर्की में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, पंडित रविशंकर का जो संबंध है वो किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित रविशंकर का हो जाएगा सितार से। किससे हो जाएगा? सितार से हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक का वो किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो कर्नाटक बोल रहे हैं, फिर इसके में लिख सकते हो आप श्रीरंगपट्टनम। देखो वैसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, आप लिख लो श्रीरंगपट्टनम है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। फिर आपको कोष्टक में लिख सकते हो कर्नाटक, तो कौन सी नदी के किनारे हो जाएगा? कावेरी नदी के किनारे हो जाएगा, कावेरी नदी के किनारे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या दे रखा है? एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? अच्छा क्वेश्चन है। तो आपने नाम सुना होगा कमलजीत सिंधु का। कमलजीत सिंधु का नाम सुना होगा, यही थी वो एकमात्र महिला, ठीक है। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं? सभी को पता होना चाहिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते कब? 29 अगस्त को मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस। एंड 18 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व साक्षरता विश्व लिख लेना आप, साक्षरता दिवस मनाया जाता है विश्व। वो भी हिंदी दिवस कब मनाते हैं? 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या दे रखा है? प्राणी श्वसन क्रिया में कौन सी गैस त्यागी की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड त्यागी जाती है। ग्वारपाठा किस आवास में पाया जाता है? CO2 आवास में पाया जाता है। एंड ग्वारपाठा से कई औषधियाँ प्राप्त होती है। और ये कौन से एरिया में पाया जाता है? मरु एरिया में पाया जाता है। मरु मतलब क्षेत्र में पाया जाता है। अब मरु क्षेत्र में एक जंतु पाया जाता है, उसका नाम आपको पूछा जा सकता है कि मरु क्षेत्र में पाए जाने वाला जो जंतु है उसका नाम बताओ। तो रेटल स्नेक बोल दो या रेटल स्नेक बोल दो, ठीक है। रेटल स्नेक जो है यहाँ का जंतु पाया जाता है, काफी ज्यादा खतरनाक होता है। अगला प्रश्न देखिए, अल्ट्रासोनोग्राफी में किस प्रकार की किरणें होती है? प्रासव्य। कौन सी हो जाएगी? प्रासव्य। और दूध में किस विटामिन का अभाव रहता है? विटामिन सी का अभाव रहता है। इस प्रकार आज के जो 30 क्वेश्चन थे काफी इंटरेस्टिंग थे, लेकिन लेंथी क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने स्पीड थोड़ी बढ़ाए रखी। 21 मिनट का लगभग जो अपना वीडियो कंप्लीट होता है, इसको पूरा एंड तक देखना है। तो आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट हो गया। एक बार फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।